केजरीवाल सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। ऐसे में अब वक्त है उन वादों का हिसाब लेने का जो दिल्ली की जनता से केजरीवाल सरकार ने किए थे। इस 1 साल के दौरान किस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, अपने सरकार के वादे पर कितना खरे उतरे हैं केजरीवाल के मंत्री, या फिर तमाम वादे और दावे महज कागजों और वादों तक ही सीमित रहे। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे आप सरकार में डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का रिपोर्ट कार्ड। केजरीवाल सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले मनीष सिसोदिया सबसे पावरफुल मिनिस्टर हैं। सिसोदिया कुल 14 विभाग संभालते हुए सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर हैं। केजरीवाल के राइट हैंड माने जाने वाले मनीष सिसोदिया बेशक नंबर 2 कहलाते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली सरकार की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। सामाजिक कार्य करने से पहले वो खुद पत्रकार रह चुके हैं। मनीष महात्मा गांधी के विचार से खासे प्रभावित हैं और उन्हीं के विचारों को अपनी कार्य प्रणाली में लाने की कोशिश करते हैं। मनीष कबीर और परिवर्तन नाम की एनजीओ का संचालन करते हैं। सिसोदिया अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख सदस्य रहे। बाद में जब केजरीवाल ने आंदोलन छोड़ राजनीति में आने का फैसला किया तो मनीष ने उनका साथ दिया। कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया केजरीवाल के सबसे नजदीकी और खासम खास हैं। दोबारा जब 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुई तो सिसोदिया को प्रमोट कर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। इससे पहले 49 दिन की सरकार के वक्त सिसोदिया शिक्षा और वित्त विभाग प्रमुख तौर पर देखते थे। एजुकेशन में आप देख ही रहे हो, उन्होंने कहा था कि हम 200 नए स्कूल बनाएंगे। एक भी स्कूल में कहीं नई बिल्डिंग ही बन रही हो वो भी बता दें कि कोई नई बिल्डिंग बन रही है, या जो पुराने स्कूल हैं उनमें भी कोई विकास हो रहा हो, कोई नई चीज आई हो स्कूलों में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो जो उनके अपने विभाग है जब उसी में कुछ नहीं है। और बाकी जहाँ तक फाइनेंस का मामला है तो फाइनेंस के मामले में फेलियर है। दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है इस समय आगे कुछ करने को। जो पैसा है भी वो इधर उधर उजाड़ने में लगे हुए हैं, फालतू पैसों काम में। सरकार के सबसे पावरफुल सिसोदिया के पास मौजूदा समय में 14 विभाग का भारी भरकम मंत्रालय है, और जो विभाग किसी के पास नहीं है सिसोदिया उनका भी कार्यभार संभालते हैं। वित्त, शिक्षा, योजना, लोकल बॉडीज, शहरी विकास विभाग, लैंड एंड बिल्डिंग, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, रेवेन्यू, सर्विसेज, विजिलेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आईटी, सूचना प्रसारण विभाग के प्रमुख हैं। सिसोदिया सबसे पावरफुल होने के साथ साथ सबसे अहम जिम्मेदारियां भी संभालते हैं। सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो श्रेय सिसोदिया को जाएगा, और कहीं आलोचना होती है तो भी ठीकरा सिसोदिया के सर पर होगा। इन सरकारी विभागों के अलावा केजरीवाल की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम होने के नाते वो कैबिनेट मीटिंग की भी अध्यक्षता करते हैं। आने वाले वक्त में केजरीवाल अगर केंद्र की राजनीति की ओर कूच करेंगे तो उन्हें ही सीएम पद का उत्तराधिकारी माना जाएगा। हालांकि परफॉर्मेंस के हिसाब से सिसोदिया को कड़ी टक्कर सत्येंद्र जैन की ओर से मिल रही है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो और कामकाज का तरीका अभी तक अपना लोहा मनवाता आया है। केजरीवाल सरकार के ब्लूप्रिंट में शिक्षा विभाग को सबसे अहम जगह दी गई है, और यही कारण है कि बजट में सरकार ने शिक्षा के लिए भारी भरकम रकम दी थी। लेकिन दिल्ली को दिखाए सपनों से दूर 1 साल में सरकार ने शिक्षा का चेहरा सिर्फ भाषणों में बदला, जबकि हकीकत अभी भी पहले जैसी ही है। 41,129 करोड़ के केजरीवाल सरकार के पहले बजट में शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा रकम दी गई। पिछले साल के मुकाबले 106% शिक्षा का बजट बढ़ाकर 9,836 करोड़ रुपए किया गया, यानी शिक्षा का बजट दिल्ली सरकार ने दोगुना कर दिया। तर्क यह दिया जाता है कि सरकार दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है, ताकि अमीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजें। केजरीवाल ने चुनावों से पहले दिल्ली डायलॉग के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन के लिए 2 प्रमुख घोषणाएं की। 5 साल में 500 नए स्कूल बनाएंगे,
यानी हर साल 100 स्कूल, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाया जाएगा। सबसे पहले इन दो घोषणाओं पर बात की जाए तो कुछ बड़ा कारनामा केजरीवाल सरकार ने पिछले 1 साल में इस लिहाज से नहीं किया है। सरकार के दावों की हकीकत जानने के लिए जब हम मध्यम वर्गीय परिवार के पास पहुंचे तो आज भी उनकी सोच बदलने में केजरीवाल सरकार कामयाब नहीं हुई। कृष्णानगर की एक साधारण फैमिली में सोनिया जी आज भी अपने बच्ची को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है। मजबूर इसलिए क्योंकि वादे के मुताबिक आज भी सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा में कोई फर्क उन्हें देखने को मिल नहीं रहा। हालांकि सोनिया जी चाहती जरूर हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस और पढ़ाई के लिए बड़े खर्चों से उन्हें छुटकारा मिले, लेकिन बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए प्राइवेट स्कूल ही उन्हें लुभाता है। हमारे आसपास सरकारी स्कूल हैं, उनका एटमॉस्फेयर इतना अजीब सा है कि हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बच्चे जो उनके वे और मिस निकलते हैं, जब हम कई बार मार्केट ही जा रहे होते हैं रास्ते में जो वो निकलते हैं हु हा, और उनकी एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। कई बार हमें पेपर में भी पढ़ा है कि वहाँ की एजुकेशन इतनी ख़राब है कि बच्चों टीचर्स को भी, अगर टीचर से भी पूछा जाए तो टीचर को भी इंग्लिश का कोई प्रॉपरली वर्ड भी नहीं आते, और ऐसे जो अध्यापक वहाँ पर रखे हुए हैं जिनको खुद को तो ज्ञान नहीं है, वो बच्चों को क्या ज्ञान बांटेंगे। हम अपने बच्चे को सिक्योर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो एजुकेशन पॉइंट से हम देखते हैं तो हम प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल में इतनी स्टेटस हाई करें कि वो पब्लिक स्कूल को टक्कर दे सके। दूसरा प्रमुख वादा दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाने का आज भी अधूरा है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि पिछले 1 साल में 25 नए स्कूल, 8000 नए क्लासरूम और 54 स्कूलों को मॉडल स्कूल के स्तर पर लाया गया है। लेकिन उत्तम नगर में बनकर खड़ी ये स्कूल की इमारत सरकार के दावों की पोल खोलकर रख देती है। अक्सर केजरीवाल डीडीए को जमीन ना देने के लिए कोसते आए हैं, लेकिन शीला सरकार के वक्त बनी ये स्कूल की इमारत आज भी स्कूली बच्चों के इंतजार में है। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि जहां एक और उत्तम नगर के पीपल चौक का स्कूल 1500 बच्चों का भार ढो रहा है, दूर दूर से बच्चे यहां पर आने के लिए मजबूर हैं, लेकिन पास में बनकर खड़ी ये स्कूल की इमारत वीरान है। ये स्कूल बने हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इसके बावजूद हमारे बच्चे ककरोला गांव में या फिर मोहन गार्डन में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल है नहीं। कितने टाइम से बना हुआ है? 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 67 सीटों का प्रचंड बहुमत ऐसे ही केजरीवाल को नहीं मिला। इसके लिए उनके दिल्ली को दिखाए गए सुनहरे ख्वाब, या यूं कहे कि उनके प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए वादे ही प्रमुख कारण हैं। दिल्ली डायलॉग के माध्यम से पार्टी ने वादा किया था कि हायर एजुकेशन गारंटी स्कीम लाई जाएगी, 20 नए डिग्री कॉलेज बनेंगे, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी, नर्सरी एडमिशन पर सरकार पारदर्शिता लाएगी, स्कूल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लेकिन इन सभी वादों पर भी सरकार पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी है। एजुकेशन स्कीम पर कई तरह के सवाल विपक्ष खड़ा करता आया है। नए कॉलेज बनने की कोई बात नहीं हो रही, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आज भी जारी है। कोर्ट से भी इस मसले पर सरकार को भी राहत नहीं मिली है। कुल मिलाकर शिक्षा के स्तर पर केजरीवाल सरकार कम से कम 1 साल में कुछ खास नहीं कर पाई है। दिल्ली में एक भी नई स्कूल की लैंड अलॉट नहीं हुई है। हमने करीबन 103 स्कूलों की जमीन डीडीए से और दूसरी एजेंसी से लेकर डाली हुई थी अरविंदर सिंह लवली के समय में, राजकुमार चौहान के समय में। आज एक भी नए स्कूल का भवन बनना शुरू नहीं हुआ है। जो भवन बनाए जा रहे थे उनके काम रोक दिए गए हैं। जो भवन बने खड़े हैं उनमें स्कूल शुरू नहीं हो सका है। विपिन गार्डन की बिल्डिंग एक इसका जीता जागता उदाहरण है। सरकार की सबसे अहम चुनौती सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन लाने की है। लेकिन 1 साल के काम में इस स्तर पर दिल्ली वालों को मायूसी ही हासिल हुई। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल सरकार के पास अभी 4 साल और हैं अपने वादों को पूरा करने के लिए। लेकिन दिल्ली की जनता हिसाब बराबर करने के लिए जानी जाती है। अगर दूसरे साल तक भी कुछ बड़ा कारनामा नहीं हुआ तो एमसीडी चुनावों में केजरीवाल की पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है।
चुनावों से पहले केजरीवाल सरकार ने व्यापारियों के लिए भी कई तरह की घोषणाएं की थी। ट्रेडर्स से बिना छापेमारी के डर के व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने का दावा किया गया था, लेकिन पिछले 1 साल में व्यापारियों को रेड का डर दिखाकर केजरीवाल सरकार अपने वैट लक्ष्य को किसी तरह पूरा करने के जुगाड़ में लगी हुई दिखाई दी। अपने 70 सूत्रीय घोषणा पत्र में व्यापारियों के लिए आम आदमी पार्टी ने सरकार में आते ही कई फैसले लेने का वादा किया था। दिल्ली में ट्रेड एंड रिटेल हब बनाने, इंस्पेक्टर राज का खात्मा, वैट रूल्स के सरलीकरण, व्यापार के लिए दिल्ली को संभावनाओं से भरा शहर बनाने का सपना दिखाया गया। केजरीवाल ने वादा किया था कि किसी भी व्यापारी को रेड का डर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन केजरीवाल सरकार पिछले 1 साल में व्यापारियों की दुश्मन साबित हुई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनके पास दिल्ली का वित्त विभाग भी है, उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में 24,000 करोड़ की वैट उगाही का लक्ष्य अपने सामने रखा, लेकिन तीसरी तिमाही तक आते आते सरकार के हाथ पांव फूलने लगे और सरकार ने अपना लक्ष्य घटाकर 21,000 करोड़ का कर दिया। लेकिन वित्तीय वर्ष खत्म होने को है, लेकिन सरकार अपने लक्ष्य से काफी दूर है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि व्यापारियों को ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए छापेमारी का भी डर दिखाया जाने लगा है। दिल्ली का कैनॉट प्लेस हो, थोक रेट का सदर बाजार हो या फिर दिल्ली की पौश खान मार्केट, सभी व्यापारियों को धमकी भरे मैसेज वैट डिपार्टमेंट की ओर से दिए जा रहे हैं। कैनॉट प्लेस एक ऐसा मार्केट है जहां पे क्लोज टू 100% सारा माल बिल पे बिकता है। कोई यहां पे वैट की चोरी नहीं है। मैक्सिमम वैट कलेक्शन दिल्ली में अगर होता है तो कैनॉट प्लेस से होता है, और अननेसेसरी लोगों को आके इस तरह से प्रेशर दिया जाए, हैरिस किया जाए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ग्राउंड रियलिटी को सबको देखना पड़ेगा। आज की तारीख में पहले कैनॉट प्लेस 5-7 मार्केट होती थी, अब 50 मार्केट हुई है, मॉल्स खुल गए, वही सेल सब जगह बढ़ती चली जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई है, तो उससे भी होता है। तो एक ग्राउंड रियलिटी को वैट वालों को देखना चाहिए और उसके बाद ही कोई ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए जो कि वेलकम ना हो। हालांकि पेट्रोल डीजल के रेट में कमी के चलते वैट टैक्स का टारगेट पूरा न करने का तर्क सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वैट डिपार्टमेंट प्रमुख बाजारों में जमकर छापेमारी कर रहा है। कुल मिलाकर व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लिहाजा 1 साल में केजरीवाल सरकार व्यापारियों के भले के काम कम, उनके लिए चुनौतियां ज्यादा पैदा करती नजर आई। कि जनता जो है काम से खुश होती है, ना ही कि आपके कहने से कि जी मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। दिल्ली सरकार के पास 20 डिपार्टमेंट हैं अपने, अगर उन्हीं डिपार्टमेंटों में सुधार कर लेती तो दिल्ली पुलिस का सुधार शायद अपने आप ही हो जाता। जब अपने डिपार्टमेंट अपने काबू नहीं आ रहे तो बाकियों को लाके क्या करना है। व्यापारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर्स भी केजरीवाल के 1 साल से खुश दिखाई नहीं दे रहे। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक वैट डिपार्टमेंट की ओर से उनके ट्रक इंपाउंड किए जाने के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। साथ ही दिल्ली के चारों कोने में बड़े बड़े गोदाम के लिए जगह देने का मामला भी ठंडे बस्ते में पड़ता नजर आ रहा है। ना तो हम टैक्स कलेक्ट करने वाले, ना हम टैक्स जमा कराने वाले, हमारे को क्यों रोका जाता है? हम तो कहते हैं कि अगर हमारे ट्रक के अंदर कोई माल गलत मिलता है, अगर आपको बिल के अंदर कोई लगता है कि त्रुटि है, तो आप उस माल को रोक लीजिए ना। आप उस माल को रोक के उसके अंदर जिसका वो माल है उसे बुलाइए। अगरचे उसके अंदर से आपको पता चल जाता है कि किसका माल है, आप उसको बुलाइए। नहीं तो आप हमें समय दीजिए, हम आपको बता देंगे कि वो किसका माल है। आप उस पार्टी को बुला करके उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। लेकिन सरकार इजी रास्ता ढूंढती है कि कौन इस झमेले में पड़े। दूसरे मोर्चे पर भी सरकार को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वैट के बाद आय के दूसरे सबसे बड़े स्रोत एक्साइज ड्यूटी से सरकार इस साल 38% ज्यादा वसूली चाहती है, जबकि पहले 5 महीनों में 16% कम ड्यूटी मिली है। केजरीवाल सरकार की ओर से पूर्व वैट कमिश्नर विजय कुमार का तबादला किया जाना रेवेन्यू जनरेशन पर रोक की तरह प्रचारित किया जा रहा है। यानी अगर सरकार अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई तो कसूर केंद्र का माना जाएगा, और अगर वित्त मंत्री ने 19,000 करोड़ का वैट लक्ष्य हासिल कर लिया तो मनीष सिसोदिया वाहवाही लूटेंगे। मंत्री का रिपोर्ट कार्ड जारी है। रुक रहे हैं बेहद छोटे से ब्रेक के लिए।